तो देश में धर्म और जाति पर जारी महासंग्राम के बीच असम सुलग रहा है। एक कानून को लेकर, एक कानून पर हो रही कार्रवाई को लेकर, असम के खास इलाकों में हो रहे एक्शन को लेकर यह बवाल इतना बढ़ चुका है कि इसकी गूंज पूरे देश में अब सुनाई दे रही है। यह विवाद इतना विस्फोटक हो चुका है कि इसकी चिंगारी असम की सरहदों को भी पार कर चुकी है और विरोधों, बयानों और विवादों पर ऐसी बिसात बिछ चुकी है कि असम सियासी लड़ाई का कुरुक्षेत्र बन चुका है। शहर शहर सड़कों पर संग्राम हो रहा है, विरोध प्रदर्शन है, हंगामा है, बवाल है, पुलिस का एक्शन भी है, सियासी गलियारों में भी टेंशन है। सवाल सिर्फ यही पूछे जा रहे हैं कि क्या असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार कानून के नाम पर खास समुदाय को टारगेट कर रही है? क्या असम की सरकार कानून के नाम पर माहौल खराब कर रही है? क्या असम की पुलिस चुन चुन कर मुस्लिम बहुल इलाकों में ही कार्रवाई कर रही है? ऐसे तमाम सवालों के बीच आज हम आपको असम में मचे गदर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर असम में पिछले 48 घंटों में क्या क्या हुआ। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। इसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, 2200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि गिरफ्तार लोगों में 90% मुसलमान हैं। गिरफ्तार आरोपियों में विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। असम पुलिस ने कहा कि उनके पास 8000 आरोपियों की लिस्ट है और ये अभियान अभी जारी रहेगा। असम पुलिस के एक्शन का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों मौलाना इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि पुलिस की सबसे ज्यादा कार्रवाई असम के किन इलाकों में हो रही है। कुल 4004 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें असम के धुबरी में 370 केस दर्ज हुए हैं, होजोई में 255, उदलपुरी में 235, मोरीगांव में 224, जबकि कोकराझार में लगभग 204 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं अगर गिरफ्तारी की बात करें तो असम के मुस्लिम बहुल इलाके धुबरी में 136 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बक्सा में 120 आरोपी पकड़े गए हैं, बारपेटा में 114 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, नौगांव में 100 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कोकराझार में 96 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस कार्रवाई पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है, जो वो कह रहे हैं एक बार सुन भी लेते हैं। राज्य जुरी बाल्य विवाहर विरुद्धे चलोৱা अभियानर আজি द्वितीय दिन। আজিৰ দিনটোতো অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। अब सवाल है कि जब पुलिस कानून के तहत एक्शन ले रही है, सिर्फ कानून का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसकी सीक्रेट कहानी भी आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस पर राजनीति हो रही है। पहले कुछ सेकंड न्यूज रील्स में इस संग्राम की कहानी को समझ लीजिए। आपकी मानसिकता जो हिंदुस्तान से, आसाम से मुसलमान को ख़त्म करने की है, ये कहना कि साहब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई को सिर्फ एक रंग देना, मैं समझता हूँ ये आपकी उस गंदी मानसिकता का नतीजा है, जिसकी वजह से आप हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं, जो ना होने वाला है। तो उम्र बच्ची की पढ़ने की है, लड़की की पढ़ने की, हम उसका पढ़ाई छुड़ाकर और उसे शादी करें और कानून के खिलाफ जाए, तो ये कानूनी जुर्म तो है। और अगर कोई सरकार ऐसा कर रही है, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है और बाल विवाह के खिलाफ है, तो हम उसका समर्थन करते हैं। जहाँ तक सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उनकी तो पॉलिसी जो है नफरत की है और वो नफरत तरह तरह से फैला रहे हैं। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस फिल्म की उकसाया हो उनको और उनको टारगेट किया जा रहा हो। There is a question. Law will have to be enforced. If there is any violation of the law, then the agencies will take action accordingly. कई सालों का जो ये इकट्ठा ये कर रहे हैं, तो ये कानून है, चाइल्ड बच्चों की शादी उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। प्रशासन, सरकार अगर अलर्ट रहती तो इतने केसेस जमा ना होते।
देश जो है संविधान और कानून के आधार पे चलता है, और असम में जो हो रहा है वो वहाँ कानून का लागू किए जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति इसका राजनीतिकरण करे वो गलत है, उसे धर्म से जोड़े वो भी गलत है। We started taking action on the basis of FIR that were registered in different districts. Most of the cases have been registered under different provisions of POCSO Act and sections of IPC. दरअसल पिछले महीने ही असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था और इससे जुड़े लोगों से इन मामलों में सहयोग मांगा था। इतना ही नहीं, सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी। वहीं 14 से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला भी लिया गया था। इस फैसले के बाद कल यानी शुक्रवार को राज्य भर में कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई के विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कानून का शिकंजा उन विवाहित लोगों पर भी कस रहा है जिन्होंने 7 साल पहले शादी की थी और जो अब वयस्क हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद से लेकर AIMIM अध्यक्ष ओवैसी तक हर कोई सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? लड़की को आप कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार को बाल विवाह रोकने के लिए इतनी सख्त कार्रवाई करने पर आखिर मजबूर क्यों होना पड़ा। इसकी बड़ी वजह है सरकारी विभाग के हैरान करने वाले आंकड़े। पिछले 1 दशक में पूरे असम में बाल विवाहों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक असम की हर तीसरी शादी बाल विवाह है, हर तीसरी शादी। निचले असम में कम से कम 7 प्रमुख जिलों में बाल विवाह का सामान्य विवाह से अनुपात 2:1 का है, जिसका मतलब है कि इन जिलों में हर दूसरी शादी बाल विवाह है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इसके लिए भी बाल विवाह को बड़ा जिम्मेदार ठहराया गया। एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि असम में 11.7% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कम उम्र में मां बनने का बोझ उठाया है। सिर्फ धुबरी जिले में 22% लड़कियों की न केवल कम उम्र में शादी हुई बल्कि वो मां भी बनी। ये आंकड़े असम सरकार की ओर से दिए गए थे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर साल 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आंकड़े जारी किए गए और कार्रवाई को जायज इसी वजह से ठहराया भी जा रहा है। बाल विवाह एक कुप्रथा है। डॉक्टर्स मानते हैं कि बाल विवाह के कारण बच्चे कुपोषित होते हैं, इसका शरीर पर बुरा असर पड़ता है जो कई बार जानलेवा भी साबित होता है। इससे बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ता है। इतना ही नहीं, शिक्षा के अवसर भी कम हो जाते हैं। इस मामले में धर्म को लेकर विवाद जरूर हो रहा हो, पूरे मामले में राजनीतिक रंग चढ़ चुका हो, लेकिन आपको बता दें कि असम में ये सालों से बड़ी सामाजिक समस्या रही है और मुस्लिम मानवाधिकार की बात करने वाले लोग भी बाल विवाह का विरोध करते रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग करते रहे ये लोग लगातार आंदोलन भी करते नजर आए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार की दलील है कि मुस्लिम इलाकों में बाल विवाह के केस ज्यादा हैं, लिहाजा पुलिस इन इलाकों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर रही है। खैर, अगर राज्य की जनसंख्या की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख है। असम में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 34% है। असम के 9 जिलों में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। तमाम आरोपों और दलीलों के इतर एक सच ये भी है कि असम में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम समुदाय के जन्म दर में बहुत तेजी से कमी दर्ज की गई है।
5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक असम में साल 2005-6 से लेकर 2019-20 तक मतलब 14 साल में मुस्लिम समुदाय में जन्म दर बहुत तेजी से कम हुई है। हालांकि बाल विवाह और कम उम्र में बच्चे पैदा करने को लेकर असम के धुबरी जिले का नाम ऊपर आता है, जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और बाल विवाह के ज्यादा मामले भी यहीं पर मिले हैं। एक सवाल यह भी कि जिस कानून को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है वो कानून आखिर है क्या। आपको बता दें कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का कानून है जो 1 नवंबर 2007 से लागू है। केंद्र सरकार ने 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को लागू किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी जो बाल विवाह की इजाजत देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। तो असम में बाल विवाह पर एक्शन है तो देश में योग गुरु रामदेव के बयान पर रिएक्शन हो रहा है। 2 फरवरी को राजस्थान के बाड़मेर में रामदेव ने इस्लाम धर्म और मुस्लिमों पर एक बयान दिया था। जिस समय वो बोल रहे थे तभी से इसके संकेत मिलने लगे थे कि इस पर विवाद होगा और अब यह साफ साफ दिख भी रहा है। योग गुरु रामदेव ने हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म की तुलना करते हुए कई बातें कही थी। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म की तो तारीफ की थी, लेकिन इस्लाम धर्म पर कई ऐसी बातें कही थी जिस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपत्ति है। रामदेव ने क्या कहा था ये एक बार फिर से सुनिए ताकि आपको संदर्भ का पूरा ज्ञान हो और आप तेजी से फैल रहे इस विवाद को समझ सकें। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप कर रहे करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी। कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग। इस बयान पर हंगामा इतना बढ़ गया है कि अब बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पतंजलि प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात कर दी है। एक और धर्मगुरुओं का एक्शन है तो दूसरी ओर रामदेव को ओवैसी भी टेंशन दे रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस्लाम को लेकर रामदेव के विचारों पर तीखा हमला किया है और अपने इस हमले में PM मोदी को भी उन्होंने लपेट लिया है। आरोप यह भी लगाया कि इन लोगों का मकसद मुस्लिमों का अपमान करना है। पहले आपको ओवैसी का आज का तीखा बयान सुनवाते हैं, फिर ये देखिएगा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच बाबा रामदेव के बयान को किस तरह मेगा कवरेज मिल रही है। ऐसा है ना कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इनको लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो जिस किसी के बारे में अनाप शनाप बकना है, खास तौर से माइनॉरिटीज के बारे में, मुसलमान, क्रिश्चियन और दलित के बारे में, इनको लगता है कि इनको एक राइट मिल चुका है बोलने का, बकवास करने का, झूठ बोलने का, नफरत फैलाने का। क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या जौहर बरदार नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या अल्लामा फजल खैराबादी इस्लाम के स्कॉलर नहीं थे? क्या मौलाना काफी साहब, मौलाना काफी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये सब क्या थे लोग जिनकी कुर्बानियों पर इस देश को आज़ादी मिली? तो इस तरह की बात करके ये तो हर थोड़े दिन को इनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों की तौहीन किया जाए। रामदेव के मामले में ओवैसी का गुस्सा तो धारा प्रवाह है ही। बिहार के मुजफ्फरपुर में रामदेव के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वहीं मुस्लिम मौलाना भी पूरी तैयारी से उन्हें घेरने की कोशिश में लगे हैं, जिसके कारण ये मामला इतना बढ़ गया है कि बाबा रामदेव के खिलाफ देवबंदी उलेमाओं ने एक बैठक की। इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वामी रामदेव के बयान को गैर जरूरी और भड़काने वाला कहा है। यह भी जोड़ा गया कि रामदेव को दूसरे के धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। उलेमाओं ने मुस्लिमों से पतंजलि के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की भी अपील की। सरकार से स्वामी रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई और सरकार से कहा गया कि नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, नहीं तो देश के विकास की पटरी से वो उतर जाएगा। तो स्वामी रामदेव के विवादित बयान और मुस्लिम धर्मगुरुओं के और आम लोगों के बयानों पर हमने एक रील तैयार की है, पहले वो देखिए
फिर आपको बाबा रामदेव पर नेताओं के रिएक्शंस भी सुनवाएंगे। नमाज जरूर पढ़ा मेरा बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। ये जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो उन्होंने सस्ती लोकप्रियता मिल जाए और देश में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, वो हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए इस तरह की जो है ना बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। नमाज का मतलब ये नहीं, नमाज का मतलब जो है बुराइयों को खत्म करना है। जिस तरह का ये माहौल करना चाह रहे हैं, राजस्थान की जनता जागरूक है, इनके इरादे समझती है। एक बाबा रामदेव जैसे कुछ लोग हो रहे हैं जो बुरा बोलते हैं, नहीं और कोई नहीं बुरा बोलता। हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से देवबंद के अंदर रहते हैं। प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी धर्म के ऊपर अगर कोई आदमी टीका टिप्पणी करता है तो कानून को एग्जिस्टेंस में लाए। मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो, ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाते हैं। बाबा रामदेव को इस्लाम का अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बढ़ गए, नमाज जरूर पढ़नी। मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसे लोग दुआ मांग के आ रहे हैं और एकदम से सलाम फेरने के बाद भटक जाते हैं। हम ऐसे मुसलमानों को सूफी इस्लामिक बोर्ड कंडम करता है। वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरी उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप कर रहे हैं करो। इस्लाम की नज़र में तो किसी पराई स्त्री को गलत निगाह से देखना भी गुनाह है और हराम है। लिहाजा बाबा रामदेव इस नशे में ये बात कह के उनको शायद कुछ नहीं मालूम कि अगर ये इस तरीके की ही हरकत करते रहे तो जैसे पतंजलि जैसे प्रोडक्ट चलाते हैं, मुसलमानों को चाहिए कि इनका बायकॉट करें। तो आपने बाबा रामदेव पर मौलानाओं और कुछ आम मुसलमानों का गुस्सा तो देख लिया। वैसे गुस्सा बयानों तक रहता तो और बात थी, लेकिन उलेमा योग गुरु रामदेव के व्यापार को चोट पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का अब प्लान बनाया है। इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि पतंजलि का कारोबार कितना है। 2022 में पतंजलि का सालाना टर्नओवर 40,000 करोड़ था। अगले 5 साल में इसे 1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में पतंजलि के 47,000 रिटेल स्टोर हैं, 3500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 18 राज्यों में पतंजलि के वेयर हाउसेस हैं, 6 राज्यों में फैक्ट्री बनाने का उनका प्लान है। यानी स्वामी रामदेव का बिजनेस बड़ा है और उनके बयान से नाराज लोग इस पर अब चोट करना चाहते हैं। पहले भी कई बार योग गुरु रामदेव से नाराज होकर पतंजलि के बहिष्कार की बात हो चुकी है, लेकिन इस बार बहिष्कार सीधे धर्म और उसके अपमान से जुड़ा हुआ है। अपमानजनक धार्मिक टिप्पणी उस कील की तरह होती है जो फेंकी दूसरों पर जाती है और बाद में अपने ही पैर में चुभ जाती है। स्वामी रामदेव अवश्य ही इसका अब अनुभव कर रहे होंगे। और अब बात दिल्ली की, जहां आए दिन आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक दूसरे से तकरार की खबरें आप लगातार सुनते रहते होंगे, जहां सत्ता की जंग में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच खून खराबा तक हो जाता है। लेकिन शायद सच ये है कि यहां सब सिर्फ राजनीति में उलझे हैं और जनता की सुध लेने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। आज हम आपको सरकारी अनदेखी और सिस्टम की लापरवाही की ऐसी इमारत दिखाएंगे जिस पर आपको गुस्सा आएगा। लेकिन फिलहाल पहले दिल्ली की वो तस्वीर देखिए जो सिर्फ 24 घंटे पहले की है। ये दिल्ली के असोला में बनी वाइल्ड एनिमल सेंचुरी की वो नीली झील है जिसे देखना और उसके किनारे बैठना दिल्ली वालों को एक सुखद एहसास कराएगा। दिल्ली की इस नीली झील को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है
लोगों के लिए यहां एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और मुमकिन है कि जल्द ही दिल्ली के कई नेता भी यहां से अपनी राजनीतिक सेल्फी पोस्ट करते नजर आएं। लेकिन इसी दिल्ली में एक आर्टिफिशियल नहीं बल्कि ऐसी मानव निर्मित जगह है जिस पर पिछले 13 सालों से शायद किसी का ध्यान गया ही नहीं। ये दिल्ली के ऐसे खंडर हैं जो शायद झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के आशियाना हो सकते थे, जिनमें लोगों के सपने पूरे हो सकते थे, लेकिन शायद सरकारों और सिस्टम को यह मंजूर नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोग आज अंतहीन इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार है उन घरों में गृह प्रवेश का जो उनके लिए बनाए गए थे, जिनमें रहना उनका हक था। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली में झुग्गी वालों के लिए बने करीब 27,000 फ्लैट खंडर बन गए। दिल्ली की सरकारें सोती रहीं और गरीब एक अदद घर के लिए तरसते रहे। इस इंतजार में उनके सपने तक जर्जर हो गए। खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। फैज जौनपुरी के लिखे ये चंद शब्द बीते दिनों राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आपको झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के सियासत जिस तरीके से उतरी उसमें दिखाई दी होगी। मगर क्या वाकई ये सियासतदान इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के सर पे छत देने की बात कर रहे हैं या महज राजनीति करना ही इनका मकसद है? मौजूदगी इस वक्त बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में है, जहां पर बीते दिनों दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान बनाने के लिए अलॉटमेंट किया था। आज 2023 है, लेकिन अभी तक इन मकानों में किसी को भी रहने के लिए आवंटित नहीं किया गया। और इन मकानों की तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो बनी हुई जस की तस है, लेकिन दरवाजे खिड़की सब उखाड़ लिए गए हैं। इस तरीके से पूरा जो ये खरपतवार इस इलाके में उगा हुआ है, जो अनदेखी का शिकार ये पूरा जो सोसाइटी है वो है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इतने ज्यादा सालों से यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई आया तक नहीं होगा किसी। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें सिस्टम की सुस्ती के सबूत हैं, गरीबों को लेकर सरकार की आर्टिफिशियल चिंता की इमारतें हैं और इसमें लाखों लोगों के वो टूटे हुए सपने हैं जो अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से चकनाचूर हो गए हैं। दरअसल दिल्ली में साल 2010 में 27,344 फ्लैट्स बनाए गए थे। ये फ्लैट झुग्गी में रहने वाले लोगों को दिए जाने थे, लेकिन 13 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक इनका आवंटन नहीं किया जा सका और इसका नतीजा ये हुआ कि आज ये फ्लैट जीते जागते खंडर बन चुके हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये 27,000 फ्लैट दिल्ली के किन किन इलाकों में बनाए गए थे। इन फ्लैट्स के लिए दिल्ली की 4 जगहों को चिन्हित किया गया था और राजीव रत्न आवास योजना के तहत इन फ्लैट्स को दिल्ली के बवाना, बपरोला, द्वारका और घोघा में तैयार किया गया था। अकेले 4,000 फ्लैट्स दिल्ली के बवाना में तैयार किए गए, लेकिन उनका हाल क्या हुआ ये सब आपके सामने। आज ये भी समझना जरूरी है कि आखिर दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोग इन फ्लैट्स में गृह प्रवेश के लिए जो अंतहीन इंतजार कर रहे हैं उसका जिम्मेदार है कौन? दरअसल साल 2007 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि झुग्गी वालों के लिए दिल्ली में फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसे लेकर तुरंत काम भी शुरू हुआ, आवेदन निकाले गए और फिर 3 साल बाद दिल्ली के 4 इलाकों में 27,344 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए। काम इतना तेजी से हुआ कि पार्क, खेल के मैदान, मैरिज हॉल तक बना दिए गए। लेकिन गरीबों को फ्लैट अलॉट होने से पहले कांग्रेस की सरकार चली गई और इन 3 सालों में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट आवंटन की कोई ठोस नीति और व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी। इसके बाद में 2014 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और फिर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को अलॉटमेंट की जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन सिस्टम की सुस्ती की वजह से फ्लैट का आवंटन आज तक नहीं हो सका और अब 13 सालों तक खाली पड़े फ्लैट खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और सत्ता में अब बात अडानी संकट की, जिस पर आज ना तो बाजार का
रिएक्शन था और ना ही संसद का रिएक्शन, क्योंकि दोनों जगहों पर आज छुट्टी है। लेकिन सरकार की ओर से पहली बार अडानी संकट पर औपचारिक और क्लियर बयान आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पूरे मामले पर नियामक संस्थाएं नजर बनाए हुए हैं और बाजार को नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए वो पूरी तरह काम करने को स्वतंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार को सबसे अच्छी कंडीशन में बनाए रखने के लिए सेबी है और वो हर जांच कर सकती है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ वापस लिए जाने से भारत की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है। एफपीओ पहले भी कई बार वापस होते रहे। इस मामले में नियामक संस्थाएं अपना काम करेंगी। एक बार आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनिए, फिर हम आपको इस मामले में सरकार और विपक्ष के बीच की चिंगारियां दिखाएंगे। It'll be the regulators who will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. अब समझिए कि अडानी संकट पर विपक्ष की मांग और आरोप क्या हैं और सरकार के तर्क और जवाब क्या हैं। विपक्ष चाहता है कि अडानी संकट की जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। सरकार कह रही है सेबी स्वतंत्र है, जब चाहें आवश्यकता अनुसार वो जांच कर सकती है। विपक्ष का दावा है कि अडानी संकट से देश की छवि खराब हुई है। सरकार का दावा है कि भारत की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एक्शन से भाग रही है। सरकार का कहना है कि संसद में हंगामा ना करें, चर्चा करें। विपक्ष का कहना है कि अडानी संकट से भारत में विदेशी निवेश को बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार का कहना है कि पिछले 2 दिनों में देश में 65,700 करोड़ का विदेशी निवेश आया है। इस बीच अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका भी लगा है। रेटिंग एजेंसी S&P ने अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इन कंपनियों के नाम है अडानी पोर्ट और अडानी इलेक्ट्रिसिटी। इस मामले में सेबी ने पहली बार कुछ कहा है। सेबी की ओर से कहा गया है कि पिछले सप्ताह के दौरान एक कारोबारी समूह के शेयरों की कीमत में असामान्य उतार चढ़ाव देखा गया है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि शेयर बाजार निर्बाध, पारदर्शी, कुशल तरीके से काम करे, जैसा कि अब तक होता रहा है। शेयरों के उतार चढ़ाव और बाजार की निगरानी की व्यवस्था है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में अडानी समूह को 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इस खबर पर हमारी नज़र है और देखिए इसके बीच में सत्ता में आज का टाइम भी खत्म हो गया है। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़बरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।